हाँ तो मेरे लॉलीपॉप, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 10th का क्लास 10th का साइंस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर को देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो चैप्टर है बच्चों, साइंस का चैप्टर 4, जिस चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। ये जो चैप्टर है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को करवाने वाला हूं, और इसमें टोटल आप लोगों को हम 60 एमसीक्यूज को करवाऊंगा। कितना करवाऊंगा? टोटल 60 एमसीक्यू। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस चैप्टर से जितने भी पूछे जाने वाले सवाल होंगे, उनमें से आपको एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें टोटल जो प्रश्न है बच्चों 60 प्रश्न है, और इसमें से जो आपके जो 60 प्रश्नों में से हैं, जो आपके प्रीवियस 10 साल से जो प्रश्न पूछा गया वो सभी प्रश्न इंक्लूड किया गया है, और जो आने वाले बोर्ड परीक्षा में संभावित प्रश्न है, जो आने वाला प्रश्न है, वो भी प्रश्न को इंक्लूड किया गया है। तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और सभी सवालों को हम लोग एक एक करके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ये 60 जो सवाल है बच्चों, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको समझाएंगे, जिससे जिससे आपको इस चैप्टर से एक भी दिक्कत ना होगी कभी भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो सबसे पहला सवाल है, देखिए जो सबसे पहला सवाल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है। सवाल दिया गया है कि भूपर्पटी में खनिजों के रूप में कितने प्रतिशत कार्बन उपस्थित है। ठीक है, तो भूपर्पटी पे हमारे पृथ्वी पर खनिज के रूप में कितने परसेंट जो है ये कार्बन उपस्थित है। ऑप्शन है 0.01%, 0.02%, 0.03%, 0.04%। तो हमारी भूपर्पटी पे, हमारे पृथ्वी पे खनिज के रूप में जो कार्बन उपस्थित है बच्चों, ये है आपका 0.02%, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, कितना परसेंट? तो 0.02% जो है ये हमारी भूपर्पटी पर खनिज के रूप में ये कार्बन उपस्थित है। अगर वायुमंडल में पूछ दे तो, क्योंकि सवाल तो ऐसा भी हो सकता है आपके एग्जाम में कि वायुमंडल में खनिज के रूप में कितने प्रतिशत कार्बन उपस्थित है, तो मैं कई बार बता चुका हूं, वहां पे आपको लिखना है 0.03%। वायुमंडल में पूछा जाए तो 0.03%, अगर भूपर्पटी पे पूछा जाए तो 0.02%। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है आपका, कि भूपर्पटी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में क्या उपस्थित है। अल्प मात्रा का मतलब होता है सबसे कम मात्रा में, है ना। भूपर्पटी या वायुमंडल में जो सबसे कम मात्रा में क्या उपस्थित है, तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे कम मात्रा में, सबसे अल्प मात्रा में अगर हम देखें तो ये कार्बन ही उपस्थित है। हालांकि इसका उपयोग बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे कम मात्रा में हमारे भूपर्पटी, हमारे वायुमंडल पर यह उपस्थित है। कितने परसेंट है बच्चों? तो अभी हमने जस्ट बताया 0.02%, है ना। हमारे ऑक्सीजन जो है हमारे वायुमंडल में कितना है? 21% लगभग। ठीक है, और नाइट्रोजन कितना है? तो 78% लगभग। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बता चुके थे, ये कितना है आपका? 0.03%। तो सबसे कम मात्रा में अगर आप देखें तो आपका कार्बन हो जाएगा। सबसे कम मात्रा हमारी भूपर्पटी, हमारे वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में 0.02% क्या है? कार्बन उपस्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आयनिक यौगिकों में कौन सा गुणधर्म होते हैं? ठीक है, तो कौन से गुणधर्म होते हैं? उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक, विलयन व गलित अवस्था में विद्युत चालन, उपरोक्त सभी। तो आयनिक यौगिक, एक आयनिक यौगिक का हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे NaCl। ये क्या है बच्चों? आयनिक यौगिक है ना। इसमें क्या है? आयनिक यौगिक, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं त्याग देते हैं या पूरी तरीके से ग्रहण कर लेते हैं। इसमें साझेदारी नहीं होता है। आपको जब हम चैप्टर पढ़ाए थे आयनिक यौगिक और सहसंयोजी आबंध में, हम दोनों में अंतर बताए थे। ठीक है, सहसंयोजी में साझेदारी कर लेता था, लेकिन आयनिक यौगिक में साझेदारी नहीं कर रहा था। ये पूरी तरीके से ग्रहण कर लेता है इलेक्ट्रॉन को, या फिर पूरी तरीके से क्या करता है? त्याग कर देता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो इसके गुणधर्म जो होंगे, उच्च गलनांक होगा, ये उच्च गलनांक होगा, जल्दी गलेगा नहीं। उच्च क्वथनांक होगा, और ये क्या होगा? विद्युत का सुचालक भी होगा, है ना। विद्युत का सुचालक, ये गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में क्या होगा? विद्युत का चालन भी करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जो हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये सही हो जाएगा। और यही चीज अगर बोल देता आयनिक यौगिक यहां पूछा है तो उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक हो गया, लेकिन अगर सहसंयोजी आबंध अगर बोल देता तो आप क्या बोलते? ठीक है, वहां आपका कम गलनांक हो जाता, कम क्वथनांक हो जाता, और विद्युत का कुचालक हो जाता। ठीक है, तो दोनों बातों को आपको याद रखना है मेरे बच्चे। आगे देखते हैं यहां पर,
कि भूपर्पटी में खनिज के रूप में क्या उपस्थित है? तो कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम, उपरोक्त सभी। तो हमारी भूपर्पटी में, हमारी पृथ्वी पे खनिज के रूप में कार्बोनेट भी उपस्थित है भाई, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, कोयला और पेट्रोलियम भी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर ये खनिज के रूप में ये सभी चीजें पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर। कार्बन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, कार्बन 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 के सबसे पहले आप परमाणु संख्या जानो। ठीक है, कि कार्बन की जो परमाणु संख्या है कितना होता है? तो 6 होता है। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे कार्बन। कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो कितना है? 6 है ना? कितना है बच्चों? तो ये कार्बन की जो परमाणु संख्या है 6 है। और अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसका आपको पता है 4 कोष होता है। ठीक है, 4 कक्ष होता है, के एल एम एन। ठीक है, तो अगर हम पहला घर में देखें तो 6 है, तो पहला घर में कितना होगा? 2 होगा, है ना? आपको बोले थे कि पहला घर में 2, दूसरा घर में 8, तीसरा घर में 8, है ना? तो पहला घर में 2, ये भर गया। अब बाकी जो बच गया, तो 2 भर गया, यहाँ पे कितना बचा होगा? 4 बचा होगा। तो 4 जो हो जाएगा एल वाला कोष में चल जाएगा। तो अगर हम कार्बन का सबसे बाहरी कोष देखें तो क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। सबसे बाहरी कोष क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। और एल में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो एल में हमारा 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? अगर सवाल आपके एग्जाम में आ जाए कि कार्बन की परमाणु संख्या कितना है, तो आप बोलना 6 है। अगर बोल दे कि कार्बन की परमाणु संख्या, कार्बन की ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, तो 2 और 4 है ना? ऐसे लिख देना, 2 और 4। अगर बोल देगा कि कार्बन की सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये बोलना 4 है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों? 1 होता है। और इसका 4 घर होता है ना, के एल एम एन, है ना? अब देखो, अब यहाँ पे 4 गो घर है, लेकिन कितना घर में आपका रहेगा? अब एक तो इलेक्ट्रॉन है, तो केवे घर में रहेगा। कितना में रहेगा? के घर में रहेगा। तो इसमें बोल रहा है के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 1 होता है ना? एल तक तो पहुंचा ही नहीं। अगर बोल देता है एल में, हाइड्रोजन के एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 0, 1 को नहीं। लेकिन के में पूछा है, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट सवाल पर, कि ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी कि O से हम लोग डिनोट करते हैं, और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करें बच्चे, तो इसका कितना हो जाएगा? तो 2 और 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 और 6 हो जाएगा। अरे भाई, हाँ, 2 और 6 हो जाएगा, है ना? तो 6 हो जाएगा, लेकिन हमारा जो दूसरा घर है पूरा भरने के लिए हमें चाहिए 8। घट कितना रहा है? 2। तो देखो अष्टक को पूरा करने के लिए, दूसरा घर का अष्टक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तो यहाँ पे 2 घट रहा है। यहाँ पर कितना घट रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। यही सवाल पूछा था ना कि ऑक्सीजन के अष्टक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। आगे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी? कितना लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया बच्चे, कितना लॉलीपॉप सवाल, इतना भी आसान सवाल नहीं पूछना था, है ना? तो इतना लॉलीपॉप सवाल क्या है? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या। आपको हम 20 तक का परमाणु संख्या याद करवा दिए हैं। ठीक है, आप लोग एप्लीकेशन में अगर नहीं जुड़े हैं तो हमारा एप्लीकेशन भी है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट तैयारी के लिए आप हमारा एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जिनका नाम है मिशन 2 वाले सर। प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लेंगे, वहां पे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, हर बार तैयारी कराई जाती है और हर बार तैयारी हो रहा है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो ये लॉलीपॉप सवाल क्या है? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या, तो ये 7 होता है बच्चे। कितने होते हैं? 7। देखो हाइड्रोजन 1 नंबर पे, हाइड्रोजन हीलियम 2 नंबर पे, है ना? हाइड्रोजन 1 नंबर पे, हीलियम 2 नंबर पे, है ना? और हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 नंबर पे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम कितना? 4 नंबर पे बेरिलियम, है ना? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरॉन, है ना? फिर कार्बन नाइट्रोजन, इस तरीके से आपका होता है ना? तो 7वां नंबर पे आपका क्या हो जाता है? नाइट्रोजन हो जाता है। 8वां नंबर पे ऑक्सीजन हो जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर हम लोग। अब देखो यहाँ पे पता है इस तरीके का भी सवाल आ जाएगा। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का पूछ दिया, हो सकता है क्लोरीन का पूछ देगा। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो आप बोलना 17, है ना? वो बोल देगा कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो बोल देना 8। कम से कम 20 तक का आपको परमाणु संख्या याद होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तभी आप सब चीज कर पाओगे, उसके संयोजकता निकाल पाओगे, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाओगे, है ना? सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन है अमोनियम,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन। तो सीएनजी का प्रमुख जो घटक है ये है मीथेन। क्या है बच्चों? मीथेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सीएनजी कहाँ यूज होता है बच्चों? तो आप लोग देखे होंगे जो गाड़ी वगैरह में वाहन को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, वाहन को चलाने के लिए सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। ये है ना, ये गैस होता है एक तरीके से। क्या होता है? गैस होता है। और गैस जो होता है ये हमारा वाहन वगैरह को मतलब गाड़ी उड़ी में देखें, कार उर में कोई गैस चलता है, यही सीएनजी ही लगा होता है वहां पर। कार्बन के अपर रूप कौन-कौन से हैं? देखिए कई बार आपको हम बता चुके हैं बच्चे, ठीक है? चैप्टर पढ़ा रहे तो उस टाइम भी बताए थे। कार्बन के 3 अपर रूप कौन-सा? ग्रेफाइट, फ्लोरीन और हीरा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है? कार्बन के 3 अपर रूप यहाँ पे दिए गए हैं। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? देखो सहसंयोजी आबंध, ठीक है? आयनिक यौगिक के बारे में बता चुके थे। सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं कि जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी, 3 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साथ एक युग्म की साझेदारी, या दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो 3 वाला तो होगा नहीं। 2 परमाणुओं के बीच बच्चे, क्या? 2 परमाणुओं के बीच क्या होता है? एक युग्म की, है ना, इलेक्ट्रॉनों की युग्म की क्या होता है? साझेदारी किया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, 2 परमाणु के बीच, 3 नहीं, है ना? ग्रेफाइट में कौन-कौन से गुण होते हैं? देखो ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है बच्चे? ठीक है, तो ग्रेफाइट आपके पेंसिल के अंदर आप लोग देखे होंगे, है ना? ग्रेफाइट कार्बन, उसमें कौन-कौन से गुण होता है? तो यह चिकना और फिसलनशील होता है, सही बात है। विद्युत का सुचालक होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये देखो एक चीज ध्यान रखेंगे, ये अधातु होते हुए भी ये क्या है? विद्युत का सुचालक है ना? विद्युत करंट पास होता है बाबू, ध्यान रखना। कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कितने अन्य परमाणु के साथ अन्य स्वयं पर होता है? ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या सवाल है। CHO, है ना, डैश दिया हुआ है CHO। ये जो है इस अभिक्रिया का मूलक कहते हैं एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन या इनमें से कोई नहीं। तो आप बोलेंगे गुरुजी नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो इसको समझने से पहले ना मैं एक चीज लाया हूं, इस चीज को आपको समझना होगा। अगर ये समझ गए बच्चे तो आपको फिर इससे हमको लगता है 10 से 12 सवाल आप ऐसे कर लोगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये कार्बन यौगिक के कुछ प्रक्रियात्मक समूह है ना, जो कि यहाँ पे Cl विषय परमाणु, यौगिक का प्रकार और प्रक्रियात्मक समूह का फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, क्लोरो और ब्रोमो, अगर क्लोरो और ब्रोमो कहीं पे लिखा रहे, यानी कि Cl और Br, यानी कि क्लोरीन और ब्रोमीन अगर दिया हुआ है, तो ये हेलो, इसके जो ग्रुप का नाम हो जाएगा हेलो। क्या हो जाएगा? हेलो। ठीक है, और इधर प्रक्रियात्मक समूह का फार्मूला दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। अगर किसी भी संरचना में बच्चों, किसी भी संरचना में अगर लास्ट में इस तरीके से, है ना, एक बॉन्ड और OH दिया हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एल्कोहल। क्या कहेंगे उसको? एल्कोहल ग्रुप हो गया। ठीक है, एल्डिहाइड में क्या होता है बच्चों? तो एल्डिहाइड में क्या होता है? C और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और हमारा सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन। अगर इस तरीके से कोई भी संरचना में अगर लगा रहे, ठीक है, कोई भी संरचना में इस तरीके से लगा रहे, तो हम उसको कहेंगे कि वो एल्डिहाइड है। कीटोन में आप देख सकते हैं C के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साइड साइड में एक एक बॉन्ड, है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर रहा तो C के साथ डबल OH, COOH, है ना, C के O के साथ डबल बॉन्ड O और H, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसका नामकरण के लिए आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, है ना। अगर यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप का रहा बच्चों, तो उसको हम उच्चारण करेंगे, क्या करेंगे? ऑल। क्या करेंगे? ऑल, है ना। और अगर यहाँ पे एल्डिहाइड इस तरीके से अगर कहीं रहा बच्चों, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? एल्डिहाइड में हम लोग कैसे उसका उच्चारण करते हैं, बताओ जल्दी से? अल। क्या करते हैं? अल। उसके बाद कीटोन में हम लोग क्या करते हैं? तो वन, वन या लिखो या ओन लिखो, ऐसे हम लोग करते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल रहा तो ओइक अम्ल। क्या लिखते हैं? ओइक अम्ल। ठीक है, मैं लिखता हूं ओइक अम्ल, ऐसा हम लोग उच्चारण करेंगे। जैसे नहीं समझ में आया मैं बता देता हूं। जैसे कि अगर मेथेन है तो मेथेनॉल। देखो अगर एल्कोहल ग्रुप का है तो मेथेनॉल, आ रहा है ना, ऑल, है ना। उसी प्रकार अगर एल्डिहाइड में रहा तो, अगर रहा एथेनल, देखो एथेनल, एल अल, अल लास्ट में बोलना है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप का है तो अल लास्ट में जुड़ जाएगा। फिर कीटोन है तो देखो इस तरीके से क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ कर देते हैं प्रोपेनोन। देखो प्रोपेनोन लास्ट में लिखना कर क्या आएगा? उच्चारण ओन,
प्रोपेनोन, है ना, फिर उसके बाद ब्यूटेनोन, हेक्सोनोन, इस तरीके से आपका उच्चारण रहेगा अगर इस तरीके से आपका संरचना रहा तो। अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अभी आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, और चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको वो भी पता चल जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल रहा, अगर इस तरीके से कहीं भी संरचना रहा बच्चे, ठीक है, इस तरीके से कोई भी संरचना रहे तो उसके लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओइक अम्ल, जैसे मेथेनोइक अम्ल, है ना, एथेनोइक अम्ल, फिर और क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक अम्ल, ऐसे हम लोग बोलेंगे इसको, लास्ट में हम लोग ओइक अम्ल ऐसे बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर एक जगह और कहीं कहीं ऐसा लिखा रहेगा तो आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ओ एच लास्ट में रहेगा, ये तो पहले से है, यहाँ सी एच ओ रहेगा, ऐसा भी रह सकता है, ठीक है, और यहाँ पे सी ओ रहेगा लास्ट में कहीं, और यहाँ सी डबल ओ एच रहेगा, ठीक है, किसी के लास्ट में, तो ऐसा भी रहेगा, तो आपको यही चीज को समझना है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं नीचे में, और जो सवाल हम लोग छोड़े थे उसको आते हैं। सी एच ओ, ये किस मूलक का मूलक अभिक्रिया किस मूलक को कहते हैं? एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन। तो एल्डिहाइड, यही तो अभी हम लोग पढ़े, एल्डिहाइड में ही तो पढ़े थे सी एच ओ। देखो सी एच ओ कहाँ पे पढ़े थे, तो देखो एल्डिहाइड में सी एच ओ, है ना, देखो ये यहाँ पे भी जस्ट हम लोग बताए थे सी एच ओ, तो एल्डिहाइड इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सी एच ओ जो है ये किस अभिक्रिया का मूलक है, तो ये एल्डिहाइड का है, ठीक है। क्या है? सी एच ओ, मैं सबको लिख देता हूँ एक बार। एल्कोहल में आपका कहीं रहेगा ओ एच, क्या रहेगा? ओ एच रहेगा। देखो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको रटवा रहा हूँ। यहाँ पर कीटोन में आपका लिखा रहेगा सी ओ या ओ सी करके ऐसा रहेगा, ठीक है। उसके बाद तो है ही, ये तो पता चल ही गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पर ये तो समझ में आ गया आपको। सी डबल ओ एच कहाँ पर बताए थे हम? कीटोन में बताए थे, एल्डिहाइड में, या अम्ल में, या इथर में, है ना। तो कहीं पे हम अम्ल के बारे में जरूर बताए थे, एथेनोइक अम्ल, है ना, मेथेनोइक अम्ल। ये ओइक अम्ल किसमें बताए थे? सी डबल ओ एच, तो ये हम कार्बोक्सिलिक अम्ल में बोले थे, ठीक है। देखिए ओइक अम्ल, सी डबल ओ एच, ठीक है, तो अम्ल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कीटोन का तो आपका क्या होता है? कीटोन अभी हमने बताया था, एल्डिहाइड में बताया था, है ना, सी एच ओ, और आपका एम अम्ल में क्या बताए थे? सी डबल ओ एच, है ना। तो देखिए इस तरीके से आप लोग को समझना है बच्चे, इस तरीके से प्रश्न पूछेगा और आपको फंसा देगा, तो आप लोग फंसना नहीं, आप लोगों को जब हम बता दिए तो आपको समझना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन समावयवी है? ठीक है, समावयवी, समावयवी में क्या होता है बच्चे? इसके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु इसकी संरचना अलग अलग होती है ना। समवायी में क्या होता है? अणुसूत्र समान होता है, याद रखेंगे, अणुसूत्र जो होता है समान होता है, लेकिन इसकी संरचना जो होती है वो अलग अलग होती है। तो अगर हम देखें यहाँ पे अणुसूत्र हमको मिलाना है, देखो यहाँ पे C2 है और यहाँ C6 है, तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ C5 गो है, यहाँ C2 गो है, ये भी कट गया। यहाँ C2 गो है और यहाँ पे एक यहाँ 2 गो C है, चलो ठीक है। H5 गो है और एक 6 गो, H5 गो और 6 गो, तो H देखो 3 और 3, 3 3 6 गो हो गया, ठीक है। फिर ऑक्सीजन एक गो है, ऑक्सीजन एक गो है, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम समवायी में क्या बताएं? अणुसूत्र समान होना चाहिए। यहाँ पे कार्बन दो गो और दो गो, तो यहाँ पे भी कार्बन एक और एक दो गो। यहाँ पे हाइड्रोजन 5 और एक 6 गो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 3 और 3 6 गो, यहाँ ऑक्सीजन एक गो, यहाँ पे ऑक्सीजन। मतलब इसके अणुसूत्र क्या है? समान है, भले इसके संरचना अलग अलग बनेगा, इसकी दोनों की संरचना अलग अलग बनेगी, लेकिन इसका अणुसूत्र क्या है? समान है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक। यहाँ पे सहसंयोजी यौगिक उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करता है। क्या करता है? साझेदारी करता है, उसी को हम लोग सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो CH4, NaCl, CaCl2, Na2O, ठीक है। तो देखिए NaCl तो ये आयनिक यौगिक है, तो ये कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे साझेदारी नहीं होता, ये त्यागता है या ग्रहण करता है। कैल्शियम क्लोराइड ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि ये भी आयनिक यौगिक है। सोडियम ऑक्साइड ये भी आयनिक यौगिक है। यहाँ CH4 जो है बच्चे, ये मेथेन का सूत्र है। किसका सूत्र है? मेथेन का। और इसमें क्या होता है? इसमें आयनों का क्या होता है? साझेदारी होता है। इसमें क्या होता है? आयन ये इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट में। 17 नंबर सवाल में, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? देखो इसको समझने से पहले बच्चों आप लोग को हम 2-3 चीज बता देते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं, मैं पूरे एक एक करके बताना चाहता हूं, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अरे संतृप्त कैसे लिखाएगा भाई?
संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त। संतृप्त में आपका कौन सा समूह हो जाएगा? तो इसमें एल्केन समूह हो जाएगा, एल्केन। और असंतृप्त में जो हो जाएगा एल्कीन और एल्काइन दोनों हो जाएगा, एल्कीन और एल्काइन, एल्काइन ये दोनों समूह हो जाएगा। ठीक है। और एल्केन का जो सामान्य सूत्र है बच्चे, इसका है CnH2n +2। एल्कीन का है CnH2n, बस इतना ही। एल्काइन का है CnH2n और -2 है। तो ये तीनों में आप लोग सामान्य सूत्र को याद रखने का, डायरेक्ट सवाल आप लोग का एग्जाम में आएगा डायरेक्ट। ठीक है, कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। तो CnH2n +2, ये +2 लास्ट में लगेगा, ये एल्केन हो जाएगा। जितने भी एल्केन के ग्रुप में आ जाएंगे, मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सारा इसी में आ जाएगा। एल्कीन जो हो जाएगा इसमें CnH2n रहेगा, ना -2 ना +2। एल्काइन में क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और ये असंतृप्त के अंदर दोनों आ जाएगा, ये संतृप्त के अंदर 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 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया। और अब देखो आबंध का बात कर रहे थे, है ना? किसका बंद कर रहा था? आबंध का। तो मैं आबंध भी बता देता हूं थोड़ा सा। देखो एल्केन में क्या होता है ना, सिंगल आबंध होता है। कितना आबंध होता है? एक आबंध होता है। इसमें दो आबंध होता है। और इसमें जो है एल्काइन में जो होता है 3 आबंध होता है। ठीक है, एल्केन में एक आबंध, एल्कीन में 2 आबंध, एल्काइन में 3 आबंध होता है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि 3 आबंध में, है ना, निम्न में से किन हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होता है? तो एल्काइन वाले ग्रुप में। अब देखना है यहाँ पे एल्काइन वाले ग्रुप किस में होगा। ठीक है, तो CH4 ये एल्केन ग्रुप में है। क्यों? क्योंकि मेथेन, मेथेन का सूत्र है, तो ये कट जाएगा। दूसरा देखो यहाँ पे, ये भी आपका एल्केन वाले ग्रुप में। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पे C2 है। ठीक है, C2 है और 2 दूनी 4 हो जाएगा बाबू, और 4 दू 6 हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या है? एल्केन वाले ग्रुप में। नहीं समझ में आया? ऐसे समझो, C कितना है? 2 गो है जी बाबू, C 2 गो है और H6 है, H6 है। ठीक है, तो C 2, तो यहाँ पे देखो 2 और N का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब जितना C हो रहता है ना, वही N का मान होता है। तो 2 दूनी 4 और 2 6, है ना? तो ये किस ग्रुप में है? एल्केन ही ग्रुप में है ये। तो ये नहीं होगा, दूसरा भी कट गया। तीसरा में देख लो C3 और H8, तो 3 दूनी 6 2 8, ये भी एल्केन ग्रुप में है, ये कट गया। ठीक है, मतलब कि जितना C उसका डबल से 2 अलग ज्यादा कर देंगे तो वो एल्केन वाले ग्रुप में आ जाएगा। C2H2, ये देखो तो किस ग्रुप में है? एल्कीन या एल्काइन? अगर एल्कीन में होगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, एल्काइन में होगा तब ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि 3 आबंध बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो C2H2, C2 और H2, देखो H 2n-2, तो 2 है यहाँ पर, और n का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। तो C2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही है आपका एल्काइन वाला ग्रुप में। और C2H2 क्या है? ये 3 आबंध है इसमें। इसमें कितने आबंध है? 3 आबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे बच्चों, कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन जो है एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है? तो ब्यूटेनॉन क्या आ रहा है? नॉन नॉन नॉन, हम बोले थे ना ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन, ये किसमें है? ये किसमें आता है? नॉन वाला। ऑन वाला जो है ये किसमें हम आपको बताए थे? तो ये हम आपको कीटोन में बताए थे। किसमें बताए थे? कीटोन वाले ग्रुप में। तो कीटोन इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ओइक अम्ल बोलते हैं लास्ट में हम लोग। एल्डिहाइड में क्या बोलते हैं? अल लास्ट में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन बोल रहा है। कीटोन में हम लोग बोलते हैं प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, नॉन। उच्चारण समझो बच्चों, उच्चारण समझने का प्रयास करो। एल्कोहल में क्या बोलते हैं हम लोग? नॉल बोलते हैं, नॉल, ऑल, है ना, ऑल। मेथेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसा करके हम लोग बोलते हैं। तो कीटोन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? देखो नाइट्रोजन के बीच हम लोग को 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो देखते हैं हम लोग कितने आबंध होते हैं। ये आपको हम बता चुके थे 3 आबंध होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं वो भी आपको बताते हैं। देखिए एन हो गया एक, नीचे बनाता हूं मैं। 3 आबंध कैसे होते हैं वो भी मैं बता देता हूं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कोई भी चीज से। जैसे कि एन हो गया एक, यहाँ पे एक एन हो गया। नाइट्रोजन कितनी परमाणु संख्या होती है? 7 होती है, और 7 होता है तो 2 और 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 और 5 हो जाएगा। तो बाहरी कक्षा में कितना है? 5। तो इसके जो बाहरी कक्षा में घूमते रहेगा, कितना घूमेगा? 5 5। तो 3 2 5, यहाँ पे भी हम 3 बना देंगे और 2 को इधर बना देंगे, 5। ठीक है, और अपने घर में भरने के लिए इसे कितना चाहिए बाबू? 3 चाहिए। कितना चाहिए? 3 चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसको मिला देंगे ऐसे, है ना, तो इसके पास 5 है और ये 3 इससे ले लेगा। 5 इसके पास है ना पहले जी, 3 इससे ले लिया।
इसके बाद भी 5 है तो ये क्या करेगा, 3 इससे ले लेगा। तो देख सकते हैं कि आबंध जो बन रहे हैं, कितने का आबंध बन रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे साझेदारी हो रहा है, 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है। और 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, मतलब कि नाइट्रोजन जो है ये त्रिआबंध है। ये कितना है, नाइट्रोजन जो है त्रिआबंध है। बात समझ में आया? जी सर, समझ में आ गया। आगे देखते हैं बच्चे, एल्कीन का सामान्य सूत्र अभी हमने जस्ट बताया आपको, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का, तीनों का बताया था। एल्कीन का पूछ रहा है तो ये होता है CnH2n, बस इतना ही, ना -2 ना +2। एल्केन में +2 लगा देना है और एल्काइन में आपको -2 लगा देना है, लेकिन यहाँ एल्कीन का पूछा है तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चे, वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, चीनी का रासायनिक सूत्र CH3COOH, ना ये तो नहीं है। C2H12O6, ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, C12H22O11, ये सही है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे चीनी का जो सूत्र है बच्चों, C12H22 और O11, ये याद रखिएगा चीनी का सूत्र है। ये किसका सूत्र है? ये चीनी का सूत्र है। एक ग्लूकोज का सूत्र भी मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, C6H12O6, ये आपका क्या, किसका सूत्र है? ग्लूकोज का सूत्र है। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे चीनी का पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल देखिए, CN+H2n+2 निम्न में से किसका सामान्य सूत्र है? तो देखो +2 लग गया यहाँ पर, CnH2n+2 किसका बताया था? एल्केन का बताया था। किसका बताया था? एल्केन का, है ना। एल्काइन का क्या बताया था? CN, बार बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना होना। ठीक है, CnH2n+2, ये आपका किसमें था? सॉरी -2 जी, एल्काइन ना बोल रहे हैं। एल्काइन में क्या हो जाएगा? -2। और एल्कीन में क्या बताया था? CnH2n, बस इतना ही। और एल्केन में क्या बताया? CnH2n+2। देखो डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, डायरेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा ये सब सामान्य सूत्र। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र अभी हमने जस्ट बताया, कितना बताया था? C6H12O6, C6H12O6, ये आपका उत्तर हो जाएगा इसका, C6H12O6 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग बच्चों, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? तो ये अपर रूप है, आपको हम कई बार बता चुके हैं। ये कि क्या है? अपर रूप है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, समवायी स्थानिक अपर रूप हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, बहुत सारे सवाल करने हैं, फटाफट हम लोग करते हैं। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल जो चींटी के डंक में पाया जाता है बच्चे, ये फॉर्मिक अम्ल इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और मेथेनोइक अम्ल इसी को बोला जाता है, इसी का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल एक ही चीज है। एल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में कौन सा अभिक्रियाशील विद्यमान है ना? एल्कोहल ने बताया था ना, ऐसे और OH, कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी में हो जाएगा। CHO किस में था? एल्डिहाइड में था, है ना। और ये आपका क्या था? ये C डैश करके किस में था? ये आपका कीटोन में था। चलिए, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो देखो ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच, जैसे कि एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन कितना है, इसमें आबंध बताना है, 1 2 3 कितना होगा। नाइट्रोजन में जैसा कि हमने बताया था 3 होता है, ऑक्सीजन में भी देख लेते हैं। देखो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है बच्चे? तो होता 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कितना हो जाएगा? 2 और 6। तो बाहरी कक्षा में कितना होगा? 6। तो यहाँ पे भी हम 6 डाल देंगे, 1 2 3। चलो इसका भी 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 6 है, घट कितना रहा है बच्चों? इसको 2 घट रहा है, तो 2 क्या करेगा? ये अगला से ले लेगा, इससे 2 क्या करेगा? ले लेगा, यहां से हम ले लिए। 2 6 2 8 हो गया। इसके पास भी 2 घट रहा था तो ये भी क्या करेगा? 2 इससे ले लेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है बच्चों? तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, तो 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर रटने से नहीं होता है बाबू, ठीक है, समझने से होता है। क्योंकि मिशन 2 वाले सर सिर्फ रटवाते नहीं, पढ़ाते हैं। ठीक है, पढ़ाना उसको कहा जाता है जो पढ़ाते हैं, रटवाने वाला काम को पढ़ाना नहीं कहते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पर, सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सोडियम के टुकड़े को अगर हम एथेनॉल में डालते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस निकलता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 1 इसका राइट हो जाएगा। मीथेन, इथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य हैं? मीथेन, इथेन और प्रोपेन, ये देखेंगे बच्चों, समजातीय, बहुक्लीकरण, अभिजातीय, संघनन। तो ये समजातीय श्रेणी है। क्या है? समजातीय श्रेणी। बोले सर समजातीय श्रेणी क्या है? समवायी तो बता दिए, समजातीय क्या होता है? तो समजातीय में वैसा श्रेणी बच्चे
ठीक है, समजातीय श्रेणी को हम लोग, मैं एक बार परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ, समजातीय श्रेणी कहते किसको है ना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इसमें क्या होता है ना बच्चों, कि ये एक ऐसा समूह होता है जिसकी संरचना और रासायनिक गुण समरूप होता है एकदम, है ना, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, देखो सब क्या है, एक ही प्रकार का है। ये सारा जो है बच्चों एल्केन ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन सब एक ही ग्रुप का है। तो ये क्या हो जाएगा, समजातीय, ये सब एक ही जात का है, ये सब क्या है, एक ही जात का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। हेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या है, हेक्सेन आपको हम बताए थे, ठीक है, हेक्सेन कितने नंबर पे आता है, तो छठा नंबर पे आता है, तो C6 हो जाएगा। और एन बोल रहा है हेक्सेन, हेक्सेन यानी कि इसका डबल का प्लस 2 कर देंगे, तो 6 दूनी 12 और 2 14, यानी कि H14 हो जाएगा, C6H14। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। हेक्सेन कौन सा ग्रुप में आता है, एल्केन ग्रुप में आता है। और एल्केन में क्या बोले थे हम, सी का डबल का 2 प्लस कर देना है, तो सी का डबल 6 दूनी 12 और 2 14। देखो ऐसे बनाना है बच्चे। अभिक्रियाशील समूह OH, ठीक है, और C बराबर O वाले यौगिक कहलाते हैं अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन। देखो ये किस तरीके से दिया है बता दूं मैं, ये ऐसा दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है यहाँ पर, और एक H यहाँ पे दिया हुआ है, और O यहाँ ऐसे दिया हुआ है। तो ये किस ग्रुप में था, ये किस में था, COOH जो था ये किस में था, COOH जो था ये कौन से ग्रुप का है बच्चों, तो ये आपका COOH जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। किसका है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग प्रोपीन, प्रोपीन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोपीन का सूत्र भी दिया हुआ है। निम्न में से कौन समूह है, कीटोन समूह, हैलोजन समूह, एल्कोहल समूह, एल्किन समूह। तो देखो प्रोपीन क्या आ रहा है, प्रोपीन नाम से समझो, प्रोपीन ये किस ग्रुप का आ रहा है, तो ये आ रहा है एल्किन ग्रुप का। किस ग्रुप का आ रहा है, एल्किन ग्रुप का। रुकिए मैं एक मिनट, हाँ एल्किन ग्रुप का है ना, एल्किन का, एल्किन ग्रुप का आ रहा है। तो देख सकते हैं कहाँ पे एल्किन समूह, एल्किन समूह आपका डी नंबर पे है। ठीक है, एल्कोहल में क्या आता है, लास्ट में जो अगर हम पढ़ते हैं तो ऑल, ऑल लास्ट में आता है। हैलोजन में जैसे ब्रोमीन या फिर क्लोरीन अगर जुड़ गया तो हैलोजन ग्रुप में आ जाएगा। कीटोन में क्या आ जाएगा, उसके लास्ट में ऐसे बोलना पड़ेगा नॉन, जैसे कि प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, मेथेनॉन ऐसा। ठीक है, चलो वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण, है ना, में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेलों में किसका उपयोग किया जाता है बच्चों, तो निकेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग बहुत ही फास्ट हम लोग को करना है क्योंकि बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं। प्रोपेनल, प्रोपेनल, नल, अल क्या आ रहा है लास्ट में, अल कौन से ग्रुप, जल्दी से बोलो कौन से ग्रुप में अभी हम बताए थे ये, अल। ऑल था, ऑल था आपका ये किस में था जी, ऑल जो था आप लोग का एल्कोहल में, लेकिन अल यहाँ पे बोला गया है। मेथेनल, एथेनल ये एल्डिहाइड ग्रुप में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप में। अगर आपको नाम से नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम CHO देखो ना बाबू, लास्ट में क्या है CHO, ये किस में आ जाएगा, एल्डिहाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिया गया है कि आप नाम से समझो या फिर यहाँ पे ये जो संरचना है सूत्र है उससे समझ लो, खत्म बात। एक अणुसूत्र परंतु मतलब एक ही अणुसूत्र लेकिन भिन्न संरचना वाले सूत्र को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग समावयवी कहते हैं। आपको हम बताए थे कि जिसका सूत्र समान हो, अणुसूत्र समान हो, लेकिन उसकी संरचना जो हो अलग अलग हो, ठीक है, तो उसको हम लोग समावयवी कहते हैं। क्या कहते हैं, समावयवी कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग C2H2, ठीक है, C2H2 कार्बनिक यौगिक को एथाइन कहा जाता है, बिल्कुल एथाइन कहा जाता है ना। सेकंड नंबर पे एथाइन होता है, फर्स्ट नंबर पे मेथेन होता है ना। एथाइन कहा जाता है। इसके दो कार्बन परमाणु के बीच बंध कितने होंगे, ऊपर भी एक क्वेश्चन करवा दिए थे। C2H2 एथाइन, नाम से समझो, यहाँ पर नाम से समझो कि इसके आबंध कितने होंगे, या फिर फॉर्मूला से समझ लो या फिर नाम से समझ लो। एथाइन, आइन, लास्ट में क्या आ रहा है, आइन, एथाइन, लास्ट में क्या आ रहा है, आइन। ये आप देख सकते हैं असंतृप्त का दूसरा पार्ट है, और ये तीन आबंध होता है इसमें। कितने आबंध होते हैं, तीन आबंध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, प्रोपेन की आणविक संरचना के निम्नलिखित में से कौन है। प्रोपेन की आणविक संरचना, प्रोपेन, एन, एन, प्रोपेन यानी एल्केन ग्रुप का है ये। किसका ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है ये। ठीक है, मैं पूरे चैप्टर आपको एप्लीकेशन में पढ़ा दिया बच्चों, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो वहां पे जुड़ जाएंगे आप लोग। ठीक है, आपका प्रीवियस भी है और आपके साथ साथ लाइव क्लासेस भी चलती हैं, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन का नाम क्या है, मिशन 2 वाले सर। क्या नाम है, मिशन 2 वाले सर। ठीक है, जाके जरूर डाउनलोड करके आप उसे एक बार ट्राई कर जरूर करेंगे उसमें। ठीक है,
तो एल्केन ग्रुप में आ जाएगा। और एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चे, इसको हटा देते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है, अरे भाई हटा दो जाओ, CnH2n+2, ये आपका सूत्र होता है। अब देखो यहाँ पे कौन सा है, मतलब कि एल्केन वाले ग्रुप में है, तो मतलब क्या होना चाहिए, C जितना रहेगा बच्चों उसका डबल का 2 प्लस करना है। तो C कितना है यहाँ, 2 है, तो 2 दूनी 4 और 2 6। हाँ बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो गया। यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 2 8, ये भी तो आ रहा है भाई। 4 दूनी 8 और 2 10। आणविक संरचना निम्नलिखित में से कौन है, 37 का। यहाँ पे 3 दूनी 6 दूनी 8, 2 दूनी 4 2 6, ये भी तो आ रहा है। अरे भाई अरे भाई अरे भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। प्रोपेनोन कह रहा है, प्रोपेन कह रहा है। क्या कह रहा है, प्रोपेन कह रहा है। प्रोप सबसे पहले कितने नंबर पे आता है, आपको बताए थे हम। मेथ जो है ये 1 नंबर पे आता है, एथ जो है आपका 2 नंबर पे आता है, प्रोप जो है ये 3 नंबर पे आता है, और आपका कार्बन की परमाणु संख्या 4 जो होता है वो ब्यूट आता है। ये आपको तो देखे ही नहीं हम ये चीज को। प्रोप मतलब 3rd नंबर पे, C3 कहाँ है, C3 यहाँ पे है, C3 है। और प्रोपेन यानी कि 3 दूनी 6 2 8, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। देखो थोड़ा सा गड़बड़ के लिए मैं भी कंफ्यूज कर गया ना। देखो प्रोपेन बोला था यहाँ पे, और हम लोग वहां पे एथेन का खोज रहे थे। चलो आगे देखते हैं हम लोग। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, एथेनॉल, कीटोन, हाइड्रोकार्बन, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन के बने यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कुछ बहुत बड़ा बात थोड़े पूछ दिया ये। अगला सवाल देखते हैं बच्चे यहाँ पर, दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं। तो एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्केन। तो दोहरे आबंध जो होता है ये एल्कीन में होता है। किस में होता है, एल्कीन में होता है। एल्काइन में तिहरा आबंध होता है, मतलब 3 ठो आबंध होता है। एल्केन में आपका सिंगल आबंध होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। एकल आबंध, द्विआबंध पूछ रहा था, तो द्विआबंध जो होता है ये आपका एल्कीन में होता है। आगे देखते हैं मेरे बच्चे, यौगिकों की श्रृंखला, ऐसी श्रृंखला जिनमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन का एक ही प्रकार का परिक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है समजातीय श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, समजातीय श्रेणी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, नीचे प्रक्रियात्मक समूह का फॉर्मूला दिया गया है, निम्न में से कीटोन कौन सा है। तो ये तो आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, मैं बार बार बता दे रहा हूं ताकि आप लोग को सिलिक अम्ल, ताकि आप लोग याद रखेंगे। CHO जो है ये एल्डिहाइड का है। OH जो है ये आपका एल्कोहल का है। और ये आपका CO है जो है यही है आपका कीटोन का। किसका है ये, कीटोन का है। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए बच्चों, ठीक है, इसी से आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। या फिर मैं जो एक फिगर दिखाया था उसको भी देख सकते हैं। प्रोपाइन का सूत्र क्या होगा, प्रोपाइन यानी ये एल्काइन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है, एल्काइन ग्रुप का। ठीक है, प्रोपाइन मतलब कि 3 नंबर पे, मैं बार बार बोलता हूं ताकि कंफ्यूज ना। प्रोपाइन यानी 3 नंबर पे। तो सी का मान 3 होना चाहिए, सी का मान 3 होना चाहिए। और एच का मान कितना हो जाएगा, आइन बोल रहा है, यानी कि 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटा देंगे तो एच का मान जो है वो आपका 4 होना चाहिए। C3H4 होना चाहिए। समझ में आया बात कैसे। सो एल्काइन में क्या होता है, CnH2n-2 होता है, यानी कि C का जितना मान होता है 3, तो 3 को 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा। यही आपका प्रोपाइन का सूत्र C3H4। अब देखो C3H4 कहां पर है, तो C 3 गो होना चाहिए। तो देखो C 1 गो, 2 गो, 3 गो, ठीक है। और H 4 गो होना चाहिए, 3 गो H और 1 4 गो, यही तो मैच कर रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, एल्काइन में है जो 3 ठो आबंध होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 3 आबंध वाला एक को नहीं है। यही है 1 ठो 2 आबंध, यानी एक यहाँ पे छूटा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। यहाँ 3 आबंध होना चाहिए, ध्यान रखेंगे एल्काइन में 3 आबंध होना चाहिए एक कार्बन के बीच में। चलो आगे देखते हैं हम लोग बच्चे यहाँ पर, अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण क्या होते हैं, सल्फेट लवण, अमोनियम लवण, सल्फोनेट लवण, या बी सी से दोनों, तो बी और सी दोनों होगा। ठीक है, अमोनियम लवण और सल्फेट लवण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर फटाफट। अपमार्जक से बनाया जाते हैं, तो शैम्पू भी बनाया जाता है, बिल्कुल हाँ। इजी सर्फ भी बनाया जाता है, सर्फ एक्सेल भी बनाया जाता है। तो इनमें से सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, साबुन आयनिक भाग जल में घुलता है, बिल्कुल साबुन का जो आयनिक भाग होता है जल में घुलता है, लेकिन कार्बन श्रृंखला भाग जो है निम्न में किस में घुलेगा, तो ये तेल में घूमेगा बच्चों।
किस में घुलेगा? तो ये तेल में घूमेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। मिथिल एल्कोहल की IUPAC नाम क्या है? मिथिल एल्कोहल, मेथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, प्रोपिन हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन में कट जाएगा बाबू, ये मेथेन से स्टार्ट हो रहा है तो प्रोपिन से होगा कहाँ से? होगा ही नहीं। एथीन तो होगा नहीं, एल्किन ग्रुप का है। नल, ये एल्डिहाइड ग्रुप का है। नॉल, यही है आपका एल्कोहल ग्रुप का। तो मेथिल से मेथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेथेनॉल बन जाएगा। नाम से समझो ना जी, नाम से समझने का प्रयास करो, कुछ है थोड़ी, बहुत बड़ा बात नहीं बोला। प्रोपिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? प्रोपिल एल्कोहल, तो प्रोपिल, प्रोपिल यानी प्रोपेन से स्टार्ट होगा। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये तो कट गया, ये कट गया, ब्यूट वाला कट गया। अब ये दोनों में से आ जाएगा। अब एल्कोहल ग्रुप बोला है, तो एल्कोहल में क्या बोले थे हम? लास्ट में ऑल लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? ऑल। तो देखो प्रोपेन तो होगा नहीं, तो अब क्या होगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो ऐसे आप लोग को क्या करना है? ऑप्शन को काटना है और सही आंसर करना है। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो हम जब चैप्टर पढ़ाए थे उसी समय फर्स्ट में बोल दिए थे कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 है, इसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 4 है। ऐसा करके हम आपको शुरू में बता दिए थे। संतृप्त यौगिक कैसा होता है? द्विआबंध, त्रिआबंध, एकल आबंध। तो हम आपको बताए थे हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में आपका एल्केन ग्रुप हो जाता है, और इसमें होता है एल्कीन और एल्काइन दोनों होता है। एल्कीन और एल्काइन दोनों होता है। और आपका एल्केन में आपका क्या हो जाता है? एल्केन में ये आपका सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। हमें पूछ रहा है संतृप्त में, तो संतृप्त तो यही था ना। संतृप्त में केवल क्या आता है? तो संतृप्त में केवल आता है आपका एल्केन आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चे। एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। एथेनोइक अम्ल का क्या सूत्र है यहाँ पे आपको बताना है बच्चे? तो नोइक अम्ल, लास्ट में आ रहा ओइक। क्या आ रहा है? ओइक। देखो ऑप्शन काटने का प्रयास करो। ओइक अम्ल, क्या बोल रहा है? ओइक अम्ल बोल रहा है। ठीक है, तो ओइक अम्ल किस में हम लोग करते हैं? COOH में। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन कट गया? ये कट गया क्योंकि COOH है ही नहीं यहाँ पर। ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब COOH यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब एथेनोइक अम्ल बोल रहा है। एथेनोइक, एथ कितना नंबर? एथ 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 कितने नंबर पे आता है? तो एथेनोइक अम्ल का यहाँ पे जो सूत्र हो जाएगा बच्चे, C2 होना चाहिए, क्योंकि एथ जो है ना, एथ ये आपका 2 नंबर पे आता है। मेथ जो है 1 नंबर पे, एथ 2 नंबर पे। तो C2 होना चाहिए। तो C2 कहाँ पर है? तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, C2 हो गया। और H जो है 4 गो। हाँ चलिए सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। इसमें C एक ही होता है, ये तो ऑप्शन कट गया, क्योंकि ये एथेनोइक अम्ल का सूत्र हो जाएगा फिर ये, क्योंकि C एक ही है ना। ये मेथेनोइक का हो जाएगा, हमको एथेनोइक का चाहिए, C2 को चाहिए। तो C2 हमारा इसमें है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। एथेन का आणविक सूत्र जो है ये C2H6 है। इनमें जो है कितना सहसंयोजक आबंध है? 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, जो भी बताओ। तो C2H6 यही है ना। इसका संरचना बनाते हैं हम लोग। C दूगो, एगो दूगो, H के गो 6 गो, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखो कि आबंध की संख्या कितनी है। इसमें देखो आबंध की संख्या कितना है। तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो। तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने आबंध थे? तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 संयोजक आबंध। मीथेन किसका उदाहरण है? मीथेन जो है ये किसका उदाहरण है? एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का। थेन, एन, क्या आ रहा है लास्ट में? एन। तो एन कहाँ है? एल्केन में है। एल्केन वाले ग्रुप में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताए जिसका एथेनॉल बना है। तो इथेन, मिथेन, बेंजीन, ब्यूटेन। ब्यूटेन तो होगा नहीं, बेंजीन होगा नहीं, मिथेन होगा नहीं। इथेन से इथेनॉल बनेगा। किससे बनेगा? इथेन से इथेनॉल बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। मीथेन का गलनांक कितना होता है? तो 111 केल्विन, 156 केल्विन, 190 केल्विन, 391। तो 90 केल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? मीथेन का गलनांक होता है इतना। मीथेन इतना में गल जाता है। निम्न में से कौन जल का में अविलय है, मतलब जल में घुलता नहीं है? मेरे बच्चे अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर वीडियो कुछ थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आ रहा है, ठीक है, मान लो कि कुछ लोगों को जो चैप्टर पढ़े होंगे उनको पूरा समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे चैप्टर बिना पढ़े हुए हमारे पास आए हैं तो उनको थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा होगा, तो वो भी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कम से कम शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए क्या है इनमें से कौन जल में अविलय है? तो इसमें एथाइन जो है ना, ये जल में अविलय है, ये नहीं घुलता है।
ठीक है, ये नहीं घुलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 5 सवाल और बचे हुए हैं, जल्दी फटाफट हम लोग कर लेते हैं। केरोसिन वाली स्टोव में कैसी ज्वाला उत्पन्न होती है? नीली ज्वाला, पीली ज्वाला, काली ज्वाला, हरित वर्ण ज्वाला। तो आप लोग जब स्टोव जलाए होंगे केरोसिन तेल वाला, जब खाना वाना बनाने के लिए, तो उसमें नीला ज्वाला आप लोग को उत्पन्न होता है, वहां पे आग जो निकलता है नीला जैसा निकलता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? तो बेंजीन का जो अणुसूत्र है मेरे बच्चे, बेंजीन का जो अणुसूत्र है ये आपका C6H6, C6H6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है और कई बार आपके एग्जाम में भी सवाल देखने को मिला है। आगे देखते हैं हम लोग, समजात श्रेणी के क्रमागत दो सदस्यों के परमाणु भार में कितना अंतर होता है? तो समजात श्रेणी, समजातीय श्रेणी जो एक ही ग्रुप का हो, जो एक ही ग्रुप का हो, है ना, उसके सभी रूप क्या हो, समरूप हो, है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या? समजात श्रेणी कहते हैं। और इसमें जो दो सदस्यों के बीच जो भार में अंतर होता है वो CH2 का भार होता है। कितना का अंतर होता है? तो CH2 का अंतर होता है, याद रखेंगे। दो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे करते हैं ना, मेथेन, एथेन, ठीक है, प्रोपेन, ऐसा होता है ना, मैं बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा लेट ही होगा तो कोई बात नहीं। मेथेन का सूत्र क्या होगा? CH4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा C2H6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 6, हाँ ठीक है, C3 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच अगर हम अंतर देखें बच्चों, तो CH2 का अंतर हो जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो CH2 का अंतर हो जाएगा। ये सभी जो है एक ही ग्रुप का है, किस ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का है। और इसी को हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं, मतलब जो एक ही ग्रुप का हो, जो एक ही ग्रुप का हो, है ना, और वो क्या हो, समजातीय श्रेणी में एक बार बता देता हूं आप लोगों को, कि जो कार्बनिक यौगिक ऐसा समूह जिसकी संरचना और रासायनिक गुण क्या हो, समरूप हो, रासायनिक गुण भी और संरचना भी समरूप हो, उसी को हम लोग कहते हैं समजातीय श्रेणी। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन ये सब एक ही श्रेणी का है। और इन दोनों सदस्यों के बीच जो होता है, जितने भी इसके सदस्य हैं उनके सदस्यों के बीच का अंतर जो होता है CH2 का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखो लास्ट दो सवाल से पहले इसको थोड़ा समझ लो, क्योंकि इससे भी सवाल आपके एग्जाम में रहते हैं बच्चे। ठीक है, ये है आपका पीरियोडिक टेबल, आपके बुक में भी छपा होगा। और इसमें जो है टोटल जो है 18 समूह होता है। कितना समूह होता है? 18 समूह होता है, यानी कि ग्रुप जो होता है वो 18 होता है। यहाँ पे लिखा होगा ग्रुप, देखो एक दो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 ग्रुप होता है। ठीक है, कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप। और आवर्त जो होता है बच्चे, आवर्त जो होता है वो 7 होता है। कितना होता है? समूह 18, आवर्त 7 होता है, याद रखेंगे। ठीक है, आवर्त 7, यानी कि ये वाला देखो लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ही आवर्त होता है, ये नीचे वाले को नहीं गिना जाता है। ठीक है, तो 7 आवर्त होते हैं। और इसमें टोटल जो है 118 तत्व हैं। अरे भाई 180 लिख दिया यहाँ पर। ओह, कितने तत्व होते हैं? तो 118 तत्व होते हैं, याद रखिएगा। कितने तत्व होते हैं इसमें? टोटल 118 तत्व होते हैं। और एक चीज ध्यान रखेंगे बच्चे, ऐसे भी सवाल आता है कि सिलिकॉन जो है ये कितने ग्रुप में है, कितने ग्रुप नंबर कितने पे है? तो आप बोलना 14 ग्रुप पे। देखिए 14 पे है ना सिलिकॉन। ऐसे भी सवाल आ जाएगा कि आपका हाइड्रोजन जो है कौन से ग्रुप में है? तो आप हाइड्रोजन जो है पहला ग्रुप में है। तो देखिए अब थोड़ा सा है ना, घुमा घुमा के क्वेश्चन आ रहा है जैक बोर्ड में, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आपका जो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जैक बोर्ड, जितने भी बोर्ड है, अब लगभग थोड़ा घुमा घुमा के क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, तो ध्यान देंगे इस चीज का। बाकी और भी पूछ सकते हैं यहाँ पर, है ना, कि नाइट्रोजन जो है कौन से ग्रुप में है? तो ये आपका 15 नंबर पे ग्रुप में है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर एक सवाल ऐसा भी एक आया था यहाँ पर कि ये पहला हो गया, दूसरा है ना, ये दूसरा दूसरा आवर्त में, ठीक है, दूसरा आवर्त में कितने कितने तत्व हैं? तो देखिए कितने तत्व हैं, एक, है ना, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। दूसरे आवर्त में देखो, ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, तो दूसरा आवर्त में कितने तत्व हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने तत्व हैं? 8 तत्व हैं। तो दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? 8 तत्व हैं। तो ऐसा सवाल आता है। तो बेसिक जो इसमें क्वेश्चन है आपका, पहला पहला आवर्त में, दूसरा आवर्त में और तीसरा आवर्त में, कम से कम इतना आप लोग याद रखना। ठीक है, तीसरे में भी 8 तत्व होते हैं, पहला में आपका कितने तत्व होते हैं? तो 2 ही तत्व होते हैं इसमें। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसमें बेसिक चीज अगर आप याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं रिवीजन करता हूं, इसमें टोटल ग्रुप की संख्या 18 है, आवर्त की संख्या 7 है, और इसमें टोटल 118 तत्व हैं। और पहला पहला आवर्त में दो तत्व हैं, दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। इतना कम से कम बेसिक चीज आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग दो सवाल बचे हुए कर लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। कितने हैं? 7 है। आवर्त की सारणी जो है ये 7 है, अभी हमने जस्ट बताया। समूहों की संख्या कितना है, ग्रुप की संख्या कितनी है? तो ये आपका 18 है, याद रखेंगे मेरे बच्चे।
चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट सवाल है मेरे बच्चे कि, और लास्ट सवाल से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे आप लोग। और मैं बता देता हूं बच्चों कि ये 60 क्वेश्चन हमने इस चैप्टर का छाट-छाट कर लिया था, और हो सकता है इसका आप लोग का इसका जो है आपका क्या बोलेंगे उसको, पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है? और पार्ट 2 में भी और भी क्वेश्चन हम करवा देंगे, ठीक है? तो पार्ट 2 के लिए भी आपको यहाँ पे जस्ट इसी के बाद में एक लिंक मिलेगा, यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर बना हुआ मिलेगा, उस पे आप क्लिक करके जैसे ही खत्म होता है वहाँ फ़ोल्डर मिलेगा, आप उसमें क्लिक करेंगे और भी क्वेश्चन इसको देखने को मिलेगा मेरे बच्चे, जिससे आप लोग और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि बोलते हैं ना, एग्ज़ाम में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा होगा मेरे बच्चे, ठीक है? क्या है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो ये था मेरे बच्चे आप लोग का 60 महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है इस वीडियो, तो सबसे पहले वीडियो को क्या करेंगे, आपको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना? और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।